हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने अभिवृत्तियों में परिवर्तन के कारकों के बारे में जाना। आज हम उन्हीं कारकों में से एक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पर्सुएशन और प्रोपेगेंडा। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, प्रभावन और विश्वास उत्पादन इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के अभिवृत्ति को बदलने के लिए किया गया संप्रेषण, यानी कि सोच समझकर किया गया संप्रेषण। जो किसी रणनीति के तहत किसी अन्य व्यक्ति के जो एटीट्यूड को बदलने के लिए जो किया गया संवाद होता है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रोपेगेंडा या परसुएशन कहते हैं। वैसे हम प्रोपेगेंडा को नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव अर्थ में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किन किन के द्वारा होता है? हमारे पेरेंट्सों के द्वारा हमें कुछ चीज़ सिखाना सोच समझ कर, टीचरों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, विज्ञापनें, फिल्में, किताबें, मीडिया इत्यादि के द्वारा जो हमें जो है, जो भी हमारे एटीट्यूड बदलने के लिए हमारे भीतर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो हमारे साथ इंप्रेशन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रोपेगेंडा कहते हैं। और इन कारकों के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के स्तर क्या हो सकते हैं? प्रारंभिक स्तर पर अर्ली अप्रोच पर किया गया था 1990 में। दूसरा होता है कॉग्निटिव अप्रोच पर, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर पर। अब अर्ली अप्रोच पर क्या होता है? कौन होना चाहिए, यानी कि प्रोपेगेंडा करने के लिए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए विश्वसनीय हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली होनी चाहिए। समुदाय का संबोधन करना, यानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे समुदाय का संबोधन करे। तीव्र गति का वक्ता होना चाहिए, यानी कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज इफेक्टिव हो, तो तेज तर्रार, तेज आवाज में बोलने वाला व्यक्ति हो, ताकि वो दूसरों को अच्छी तरह से जल्दी इन्फ्लुएंस कर सके। कंटेंट कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना न दिख रही हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय का वो चेंज करना चाह रहा है, अप्रोच चेंज करना चाह रहा है, एटीट्यूड चेंज करना चाह रहा है, तो उसमें उसका पर्सनल कोई इतना दिखे, ठीक है। भावनात्मक कंटेंट हो, यानी कि अगर आप किसी को इमोशनली इमोशनली वो कर देंगे ना, अटैच कर देंगे, तो वो जल्दी से आपकी बातें मान लेगा। इनडायरेक्ट मैसेज हो, यानी कि बंदे अगले दूसरे व्यक्ति को ये ना लगे कि आप उसके एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हो, इनडायरेक्टली आप उसको मैसेज दे सकते हो, ठीक है। दोनों पक्षों का महत्व रखें, यानी कि अपना महत्व भी समझाएं और दूसरे पक्ष का भी महत्व रखें। इस तरह से आप जो इन कंटेंट के माध्यम से, आप अर्ली अप्रोच के माध्यम से आप किसी व्यक्ति का प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं या फिर अपना अप्रोच रख सकते हैं। लक्ष्य समूह कौन हो सकता है? श्रोता अधिक बूढ़े ना हो, यानी कि जिन्हें आप प्रभावित करना चाह रहे हो वो अधिक बूढ़े ना हो, क्योंकि उनके श्रवण क्षमता कम होती है, जिस कारण से वे आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। आक्रामक ना हो, यानी कि अग्रेसिव नेचर के व्यक्ति ना हो जिसको आप अपनी बातें समझा रहे हो, ठीक है। आत्मविश्वास, अधिक आत्मविश्वासी भी ना हो। सामान्य लोग हों, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वे जल्दी प्रोपेगेंडित हो जाते हैं, यानी कि जल्दी उनमें जल्दी परसुएट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर कहा गया है परसुएशन करने के लिए कम्युनिकेशन कैसा हो। अब जो है, कुछ नीति शास्त्रियों ने, कुछ दार्शनिकों ने माना है कि अगर आप किसी को परसुएट करना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो इस पर रिसर्च की गई थी। एल्डर वेल्ड व डॉज ने 1954 की अमेरिका के रिसर्च के अनुसार पर्सनल कम्युनिकेशन इज बेस्ट। उन्होंने कहा था, एल्डर वेल्ड और डॉज ने 1954 में अमेरिका में उन्होंने रिसर्च की। उन्होंने पाया कि किसी व्यक्ति के साथ यदि आप वन टू वन इंटरेक्ट करते हो, पर्सनल इंटरेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार होंगे वो जल्दी से उस व्यक्ति के मन में बैठ जाएंगे, यानी आप किसी को जल्दी किसी के मन में विश्वास उत्पादन पैदा कर सकते हो पर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा। ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में बात करके। एक्टिव कम्युनिकेशन बोथ साइड से, जहाँ क्वेश्चन आंसर की भावना हो, यानी कि आप कुछ बताएं, सामने से आपका क्वेश्चन आंसर होता रहे। इस तरह से आप जो है बदल सकते हैं किसी की भावना को, किसी के मन में क्या प्रोपेगेंडा अपना फैला सकते हैं। अतः इस तरह से श्रोता प्रेक्षणकर्ता से अधिक प्रभावित होते हैं, इस टाइप के अप्रोच से अधिक प्रभावित होंगे, ठीक है। फिर हमने एक, अभी तो हम अर्ली अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम अब आगे जानते हैं कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि संज्ञानात्मक तरीका। सुनने वालों की दिमाग की प्रक्रिया कैसी हो सकती है? अब हो सकता है कि आप जिनको समझा रहे हो उनके दिमाग की जो प्रोसेसिंग है वो किस टाइप से काम करती है। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग होता है व्यक्ति जो सजग श्रोता होता है, एकदम चौकन्ना होकर सुनता है, चौकन्ना प्रवृत्ति का होता है। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होता है जो सहज दिमाग वाला होता है, तनाव नहीं लेता है और उसका दिमाग नॉर्मल आदमी की तरह कार्य करता है। ये मुख्य बात है, किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने या ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में डालने के लिए प्रेषक को तेजी से टेक्निकल वर्ड का यूज करके तथा महान विचारकों की कोटेशन आदि का यूज करना चाहिए, ताकि श्रोता तथा उसकी बातों को आसानी से मान ले। यानी कि आप कभी भी देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बता रहा होता है, अगर उसने आपने उन शब्दों के बीच में, उन वाक्यों के बीच में दो चार फैक्ट अगर बोल दिए, तो दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका होता है, किसी महान विचारकों की बात को ला करके, किसी टेक्निकल वर्ड का यूज करके आप किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कॉग्निटिव डिजरेंस, यानी कि असंगति। ऐसी असंगति जिसमें व्यक्ति जानता है कि उसमें असंगति है। इसमें व्यक्ति के एटीट्यूड में असंगति होती है, तनाव और दुख की स्थिति है। यानी कि कॉग्निटिव, यानी कि विचारों में असंगति पैदा हो जाती है, विचारों में जो गलत भावना पैदा हो जाती है, यानी कि व्यक्ति उसमें जानता है कि मेरे एटीट्यूड में असंगति पैदा हो गई है, ठीक है। समस्या, इसमें व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। वह सोचता है कि
मैं अपने स्टैंड पर टिका क्यों नहीं रहता, दोनों पक्ष सही लगने लगते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्टैंड पर टिका नहीं रहता, अपने मत पर टिका नहीं रहता, दोनों पक्षों की बात करता है, ठीक है। ये एक प्रकार की समस्या मानी जाती है। इसका कारण क्या है? ज्ञान का अभाव होता है, या तो वो लालच होता है उसको किसी चीज़ का भय होता है या लालच होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ईमानदार व अधिक धन कमाने के मध्य असंगति होना, यानी कि आपके एटीट्यूड में तो ईमानदारी है, लेकिन आपको अधिक धन कमाने की लालसा है, तो कहीं न कहीं आप गलत कृत्य करने लग जाएँगे। प्रेम व माता-पिता के मध्य प्रेम के मध्य असंगति, यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने माता-पिता से प्रेम करते हैं, तो उन दोनों के मध्य जो असंगति, सफलता देखने व मेहनत करने में असंगति, यानी कि आप सफलता जो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तो कहीं न कहीं आपके एटीट्यूड और आपके आचरण के बीच जो है एक प्रकार का वो है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान है इसका प्रत्यक्ष समाधान, अप्रत्यक्ष समाधान। प्रत्यक्ष में क्या हो सकता है? एटीट्यूड व बिहेवियर में से किसी एक को चेंज कर देना। जैसे कि अगर आपका एटीट्यूड ईमानदारी का है लेकिन आप गलत काम करते हैं, तो गलत काम जो आप करते हैं उस बिहेवियर को हटा देना और अपने एटीट्यूड पर चढ़ना, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष में क्या हो सकता है? सेल्फ अफर्मेशन करना, आत्म अभिपुष्टि करना, ठीक है। मन से सोचना, एक बार आत्म संतुष्टि कर लेना। उसके बाद अन्य कारक क्या हो सकते हैं? असंगति पर ध्यान नहीं देना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई गलत भावना है, तो उस गलत भावना को दूर भगाना, उस पर ध्यान न देना, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो असंगति में फँस जाते हैं, तो वो मद्यपान करते हैं, मंत्रमुग्ध रहने लग जाते हैं, अपने सवालों को अवॉइड करने लग जाते हैं। तो इस तरह से भी लोग जो है हट जाते हैं उन समस्याओं से। उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, उसके बाद कहा गया है मेन 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अभी तो हमने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा, अब 2 प्रकार के मेन होते हैं। एक तो होता है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, दूसरे होते हैं नैतिक यानी कि एथिकल एटीट्यूड, ठीक है। राजनीतिक एटीट्यूड होते हैं किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी अभिवृत्तियाँ, यानी कि हमारा एटीट्यूड किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ा हो तो उसे राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरा है नैतिक अभिवृत्तियाँ, नैतिक विषयों से संबंधित अभिवृत्तियाँ नैतिक अभिवृत्तियाँ कहलाती है, जैसे परोपकार करना, दया, करुणा का भाव। प्रकार क्या हो सकते हैं? राजनीतिक अभिवृत्तियाँ किस टाइप की होती है? अगर आप राजनीति के बारे में बातें करते हो, राजनीतिक दलों के बारे में, नेता इत्यादि के बारे में बातें करना, राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात करना, राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात करना, तो आपकी क्या कहलाएगी? राजनीतिक अभिवृत्तियाँ। उसी प्रकार अगर आपके मूल्य अथवा नैतिकता है, तो आप हमेशा क्या बुनियादी मूल्यों के बारे में बात करोगे, नैतिकता के बारे में बात करोगे, समाज के हितों के बारे में बात करोगे, तो आपका हम कहलाएँगे मूल्य नैतिक है, ठीक है? प्रभाव क्या होता है? देश की दशा-दिशा तय करने में राजनीति का महत्व होता है। जनता की राजनीतिक अभिवृत्तियों में देश की राजनीति तय करने में अधिक अभिरुचि होती है। अतः लोगों में जो है राजनीतिक अभिवृत्तियाँ अधिक पाई जाती है। सामान्य तौर पर मूल्यात्मक और नैतिक अभिवृत्तियाँ भी पाई जाती है। ठीक है? कुछ महान जो है दार्शनिक जो थे प्लेटो और जे.एस. मिल थे, वो राजनीति के खिलाफ थे। ठीक है? इसमें हम एक और कोटेशन सीख सकते हैं। मैकक्लेस्की 1958 जिन व्यक्तियों का आईक्यू कम होता है वे प्राय रूढ़िवादी राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। मैककेल्सी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को इंटेलिजेंस, जिन व्यक्तियों में बुद्धिमत्ता कम होती है, वे प्राय क्या करते हैं? रूढ़िवादी राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। ठीक है? राजनीतिक अभिवृत्तियाँ कैसे बनती हैं? राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा, परिवारों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, समाज मीडिया के द्वारा, व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी बनती है। ठीक है? इस तरह से हमारी अभिवृत्तियाँ बन सकती है, राजनीतिक अभिवृत्तियाँ। परिवर्तन कैसे हो सकता है? पीयर ग्रुप चेंज करके, आप किस समुदाय में रहते हैं, किस समूह में रहते हैं, अतिरिक्त जानकारी, जिस क्षेत्र में आपको डालना चाहते हो, आपके परिवर्तन एटीट्यूड में परिवर्तन करना है, तो आपको उस क्षेत्र के प्रति अतिरिक्त जानकारी दी जाए। बाध्यकारी संबंध बनाया जाए, यानी कि आप किसी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप किसी विचारों से सहमत नहीं हो, तो कहीं न कहीं आपको उन विचार वाले व्यक्तियों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, ताकि आप जो है उनके साथ बाध्यकारी संबंध बने और आप उनके एटीट्यूड के प्रति कार्य करने लग जाएँ। उसके बाद क्या है, मूल्य और नैतिक अभिवृत्तियाँ कैसे बनती है? इसमें कारक होते हैं परिवार द्वारा, विद्यालय द्वारा, समाज के द्वारा, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। सांस्कृतिक कारक होते हैं, आप जिस संस्कृति में रहते हैं, पीयर ग्रुप, आपका ग्रुप किस टाइप का, आपको कैसी सूचनाएँ मिलती है, इससे आपका मूल्य और नैतिकता निर्धारित होती है। कैसे बदलती है? वही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके, बाध्यकारी संपर्क बना के, समूह में भागीदारी बदल के किसी व्यक्ति की, तो इससे क्या बदल सकती है क्या? मूल्य और अभिवृत्तियाँ। वर्तमान भारतीय समाज में मूल्य अभिवृत्तियाँ क्या होती है? ग्रामीण समाज की अभिवृत्तियाँ अलग होंगी, शहरी की अलग होंगी, महानगरी की अलग होंगी। जैसे ग्रामीण समारोह में जाति व्यवस्था को पवित्रता माना जाता है, शहरी में थोड़ा कम है, महानगरीय में लगभग समाप्त हो चुका है। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार की पवित्रता को माना गया, यानी कि संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी गई है, शहरी में कम हो गया है, महानगरों में तो समाप्त हो गया है। ग्रामीणों में स्त्री के अधिकार के प्रति लोग इतना सजग नहीं है, शहरों में है, महानगरों में भी है। ठीक है? व्यक्तिगत जीवन में मूल अभिवृत्तियाँ क्या हो सकती है? जैसे प्राचीन समय में सांप्रदायिकता का मूल्य था, अब नहीं है। पहले लिंग भेद के प्रति जो है लोगों में अजागरूकता थी, लेकिन अब नहीं है। लोगों में जातिवाद की भावना थी, अब नहीं है। क्षेत्रवाद की भावना थी, अब नहीं है। तो इस टाइप से जो है परिवेश के अनुसार भी फर्क पड़ता है कि व्यक्ति के मूल्य कैसे होंगे। ठीक है? उसके बाद सामाजिक प्रभाव क्या रहता है? समाज का जो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है उसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं। सामाजिक प्रभाव अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है, यानी कि बच्चा समाज में जो चीज़ है, व्यक्ति समाज में जो चीज़ देखता है, उसे ऑब्जर्व करके वह उसके उसके जो एटीट्यूड बनते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? सामाजिक ऑब्जर्वेशनल स्किल कहलाती है।
ठीक है। मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जर्वेशन का प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का खराब प्रभाव पड़ता है, समाज का जो भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, इत्यादि ये समाज के प्रभाव कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हमारे सामने ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।